चलिए, तो आज की क्लास में केमिस्ट्री के कुछ आप लोग का क्वेश्चन आंसर चलेंगे। हालांकि यानी पिछले दिन जो आप लोग के बायोलॉजी का क्वेश्चन आंसर भेजे उसमें कुछ बच्चे कमेंट्स किए कि सर रूटीन था केमिस्ट्री का यानी बायोलॉजी की कैसे हो गया। तो चलिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आप लोग के कमेंट्स था, केमिस्ट्री की डिमांड थी, तो चलिए आज केमिस्ट्री का ही हमने क्वेश्चन आंसर आप लोग के लेके चले ठीक उसी प्रकार से जैसे कि बायोलॉजी में लेके चले थे। तो बायोलॉजी में 2 चैप्टर लेकर के हमने चले थे और आज केमिस्ट्री में भी हम 2 चैप्टर लेके चल रहे हैं, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। एक दोनों चैप्टर में जो बहुत सारी बातें आई आप लोग के, उन बातों में हमने खास करके यहाँ पर बोर्ड पे जो आपके स्पेस था उसके अनुसार 40 यानी 14 को ऑब्जेक्टिव हम लेके चले हैं, जिसका आप लोग जवाब जो है आप लोग दीजिए जल्दी जल्दी। देखिए आप लोग बना करके कितने आंसर दे पाते हैं। जैसे कि पहले कॉपी में आप लोग जो है 1 2 कर दीजिएगा, इस तरह से 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 5 कर दिए, 6 कर दीजिएगा, 7 हो गया, इसी तरह से 8 हो गया, चलिए 9 हो गया, 10 हो गया, 11, 12, चलिए 13 और यहाँ पे 14। चलिए कॉपी पे आप लोग बना लीजिए और उसके बाद तक चलिए आप लोग पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नोट करने के बाद आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा, बनाइए इसको कितने आप लोग सही सही बना पाते हैं। पहला चैप्टर में याद कीजिए सभी विद्यार्थी आप लोग बताए थे यानी पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की अवस्था में आप लोग को बताया था कि 5 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और पीईसी। एक 5 अवस्था बताए थे, ठीक है। उसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम लेके चले हैं और कुछ क्वेश्चन अगले टेस्ट में फिर हम लोग देंगे। तो आप लोग के ठोस, द्रव, गैस से क्वेश्चन लिए हैं और उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो था पदार्थों का वर्गीकरण था, ठीक है। अब पदार्थों के वर्गीकरण में आप लोग तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में देखा, परमाणु के बारे में देखा और अणु के बारे में देखा, भौतिक परिवर्तन देखा, रासायनिक परिवर्तन देखा और मिश्रण के अवयवों को कैसे कैसे अलग किया जाता है, ये सारी बातें आपने सीखे कि नहीं। हालांकि इसे आगे भी बढ़ करके आप लोग को बहुत कुछ बात बताए हैं, जैसे टॉमोसिटी, परमाणुता बता दिए, जैसे कि तुम लोग का देखा जाए इसी में यानी अणु के बारे में स्पेशल एक वीडियो बनाए, मूलक के बारे में देखिए स्पेशल वीडियो बना करके आप लोगों को भेज दिया। लेकिन आप लोग के किताब के अनुसार हम 2 ही चैप्टर का कुछ वर्ड लेके चले हैं और इसको आप लोग मिलान करना है कि कौन किसके साथ मिलान करते हैं। आइए, यानी कि बर्फ का गलनांक पूछ रहा है। अब यहाँ पर जो चीज दिया है उसी में से आप लोगों को चुनना है। तो बताया कि बर्फ का गलनांक का मतलब कि जिस ताप पर बर्फ गलता है, तब ताप मापने का 3 इकाई बताई थी। एक था डिग्री सेल्सियस, एक था डिग्री फ़ारेनहाइट और एक था केल्विन। याद है सब लोगों को? तब एक ताप मापने का 3 मापदंड बताए थे और तीनों में से एक आपको चुन लेना है कि इसमें कौन सही है। तो याद कीजिए बर्फ का गलनांक बताए थे 0 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 273 केल्विन होता है। अब इसमें चुन करके देखे कि 2 चीज है कि नहीं है, तो बताओ मिल गया नहीं। एक 273 केल्विन, इसका मतलब कि पहला का कौन हो गया जी, H हो गया। अब यहाँ पर आप लोग कॉपी में लिखेंगे कि पहला का देखिए आंसर कौन हो गया, H हो गया, ठीक है।
ये बताएं कि अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, तो बताओ पदार्थ व्यवस्था क्यों बताए? 5 गो। लेकिन इस प्रकृति में दुनिया में है कै गो? 3 गो। ठोस द्रव गैस। अब तुम लोग के ठोस द्रव गैस की कहानी में बताए थे कि गैस के अणु जो होता है सबसे तेजी से गति करता है। एक अणु दूसरे अणु से दूर हटता है, स्वतंत्र रूप से गति करती है। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा स्पीड किसके पास है? गैस के पास है। इसका मतलब है कि गैस के अणुओं में ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है और गैस की अपेक्षा द्रव में ऊर्जा कम होती है और सबसे कम ऊर्जा होता है ठोस में। इसलिए यहाँ पर अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है। ए ऑप्शन में आपका आया आई। तो यानी कि देखिए सेकंड का जवाब आप लोग सुनिएगा, क्या चीज? आई नहीं। फिर देखिए दिया है जल का क्वथनांक, माने जिस ताप पर जल खौलने लगता है तो जल की क्वथनांक भी बताया कि 3 गो। 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन। याद हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन। अब इन तीनों में से कोई है अगर उसमें, तो आप उसको चुनिए। तो बताओ कि जल का क्वथनांक लेके आया है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक मतलब है कि तीसरा का आंसर आपका हो गया कौन जी? ये हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। अब देखा ये सब लड़के आइए, यहाँ से कहता कि मोम का जलना, तो एक देखिए मोम का जलना और एक है देखा गया बर्फ का पिघलना। ये दोनों में अंतर समझिएगा। मोम का जलना का मतलब जब मोम जल गया तो उसका रासायनिक गुण बदल गया और रासायनिक गुण बदल गया, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन अगर बर्फ पिघल के पानी हो गया तब बर्फ का गुण नहीं बदल गया। बर्फ का गुण और पानी का गुण तो सेम ही होती है। बर्फ और पानी का रासायनिक गुण सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अवस्था तो नहीं है कि वो ठोस अवस्था है कि वो द्रव अवस्था है, लेकिन अवस्था भी भौतिक गुण है। एक मतलब कि बर्फ अगर पिघल गया तो ये समझिए कि आपका ये भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोम अगर जल गया तो ये समझिए कि रासायनिक परिवर्तन है। बात समझ रहे हो? तो एक मतलब कि मोम का जलना चौथा, और चौथा ऑप्शन का आपका जवाब देखिए मिल रहा है एल में, यानी कहने का मतलब रासायनिक परिवर्तन। लेकिन वही 10वां जो है उसका के हो रहा है, यानी कि चलिए इसका आंसर के में आ जाता है। बात समझ रहे हो? यानी परिवर्तन किस तरह का? 2 तरह का, एक रासायनिक परिवर्तन और वो भौतिक परिवर्तन। अगर किसी पदार्थ का रासायनिक गुण बदल गया तो समझे कि रासायनिक परिवर्तन हुआ, लेकिन भौतिक गुण बदला है और रासायनिक गुण नहीं बदला हो तो भौतिक परिवर्तन हुआ। तो मोम का पिघलना ये समझिए कि भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का जलना ये समझिए रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर? अब देखा जाए बारूद, तो बारूद बताए थे कि देखा जाए बारूद एक मिश्रण है, यानी कि देखा जाए 5वां का आपका संबंध होता है 20 इससे। कारण कि देखिए बारूद बनाने में आपको कई चीज का प्रयोग करते हैं, जैसे गंधक का प्रयोग करता है, जैसे सोरा का प्रयोग करता है, जैसे कोयला का चूर्ण का प्रयोग करते हो, और सबको मिला देते हैं। तो सबको मिलाने पर उसका गुण नहीं बदल जाती है। बताए थे मिश्रण की परिभाषा में कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है और मिलाने पर जो नया पदार्थ बनती है उसका गुण अगर मूल पदार्थों के गुण से मिलता जुलता है तो इसको मिश्रण कहते हैं। अब गुण अगर नहीं मिलता है तो उसी को यौगिक कहते हैं। तो बारूद
समझिए कि एक मिश्रण है, मतलब मिश्रण जिसमें बारूद में जो जो चीज मिलाए हो उसका गुण नहीं बदलती है, गुण वही रह जाता है। लेकिन अब देखिए नौसागर, तो नौसागर में आइए तो इसका देखिए आपका टैली कर रहा है यौगिक, जिसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, तो ये समझिए अमोनियम क्लोराइड का ऑप्शन आ गया। इसी तरह से बताया कि परमाणुवाद सिद्धांत, तो बताया कि परमाणु का कोई तो क्या था कणाद, बोले नहीं, लेकिन परमाणु की आगे जो कहानी बताया वो बताया जॉन डाल्टन। कौन बताया था? जॉन डाल्टन। शॉर्ट में आप लोग पढ़े थे डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। लेकिन मतलब कि परमाणुवाद सिद्धांत का संबंध किससे है? जॉन डाल्टन से है। किससे है? जॉन डाल्टन से है। मन इसका संबंध आपका सी से। ठीक है, आप देखा इस करके ठोस का शुद्ध नमूना, जैसे याद कीजिए बताए थे कि शुद्ध नमक, यानी देखिए आप लोग को बताए थे यानी फिटकिरी का शुद्ध नमूना। तो जहां भी कोई ठोस का एकदम कहता है एकदम शुद्ध से शुद्ध नमूना तैयार करो, तो ये तैयार करने का विधि का नाम था रवाकरण। क्या बताए थे? रवाकरण, जिसको हम लोग क्रिस्टलीकरण करते हैं। तो देखा जाए आत्मा का संबंध जो होता है आपका, बताओ इधर मिलाओगे तो देखा जाए एक से हो गया, हुआ कि नहीं होगा? लेकिन वही कहता कि दूध से क्रीम यानी मक्खन को अलग करना है, तो दूध से मक्खन को अलग करना है। तो बताओ विद्यार्थी, आप लोग के बताए थे पिछले क्लास में बताए थे ना कि दूध से क्रीम जो अलग करते हो, वो घर में देखते आप लोग अपने मम्मी को कि दूध को जब मथती है या जब लस्सी पीने जाते हो तो वहां पर मंथन होता है, देखता है दूध को वहां तेजी से नचाई जाती है, और ये नचाने का जो क्रिया है इसी का नाम अपकेंद्रण होता है। तो दूध से अगर क्रीम को अलग करने की बात है तो ये समझिए कि अपकेंद्रण होगा, या इसी को मंथन कहते हैं। तो नौवां का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नौवां का ऑप्शन कौन हो जाएगा? अब इसके बाद याद देखा जाए, कहता है कि स्थिर अनुपात का नियम, एक होता है गुणित अनुपात का नियम, एक होता है स्थिर अनुपात का नियम, एक द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, एक तीनों नियम है रासायनिक संयोग का नियम। तो ये समझिए स्थिर अनुपात का नियम जो लिखा, ये लिखा तुम्हारा प्रॉस्ट ने। किसने लिखा? प्रॉस्ट ने लिखा। यानी ये समझिए कि आपका ऑप्शन हो गया एनसी। समझना है, वैज्ञानिक का नाम था प्रॉस्ट। अब देखिए लिखा तत्व का सबसे अंतिम कण। तो याद करो सर विद्यार्थी, आप लोग बताए थे कि तत्व के सबसे अंतिम जो कण होता है उसको हम लोग परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। एक मतलब कि देखा जाए यहाँ 12 का संबंध यानी डी से है कि नहीं है? तो 12 का संबंध किससे है? यानी डी से है। तत्व का जो सबसे अंतिम कण होता है उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? और वही है कि यौगिक का अंतिम कण। तो यौगिक का अंतिम कण जो होता है इसी को हम अणु कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अणु कहते हैं। लेकिन मतलब कि इसका संबंध देखिए आपका ए से हो जाता है। बाकी बदलाव देखा जाए अणुओं के बाद कि ठोस हो या द्रव या गैस हो, उनके अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल लगता है। तो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है इसी को अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ लास्ट का जो संबंध है वह संबंध आपका जैसे। ठीक है, तो इतना विद्यार्थी आपको समझ गए। अब इसी तरह के ऑब्जेक्टिव और बहुत सारा बुक में आप लोग का है, उसको बनाइएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो फिर और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और पहले एक दोनों चैप्टर को क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर अगले चैप्टर में कार्य शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।